कांग्रेस सत्ता में रही, चाहे राज्यों में रही या केंद्र में ही, तो उनके नेताओं के बच्चों को मौका मिला। एक पीढ़ी अगर उसको ज़मीन तैयार करती है तो दूसरी पीढ़ी के पास में वो वर्चस्व प्रभाव ट्रांसफ़र होता है, वो दूसरे तरह से काम करता है। और उसमें शीर्ष की पोजीशन पे आप देखेंगे 2 बार चीफ मिनिस्टर बनना है तो उनके लड़के ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये परिवारवाद की बात है। एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेशन की जो है फ्रीडम डेमोक्रेटिक पार्टी में होती है। नमस्कार, पोलपंच में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नरेश कोश्यारी। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। 13 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और इस कैबिनेट में कई ऐसे नए नाम हैं, नए चेहरे हैं और इन चेहरों को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। परिवारवाद जैसे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। तमाम आरोप हैं और तमाम बातें हैं, उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं रोजाना की तरह बातचीत करने के लिए। तो अरुण सर, सबसे पहले बात करते हैं उन नेताओं की जिन्हें लेकर बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी परिवारवाद तो कहती आई है 10-15 सालों से, लेकिन खुद इस बार बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं उनको मंत्री बना दिया गया है हरियाणा में। और कई ऐसे नेता थे जो मंत्री की रेस में थे लेकिन उन्हें पद नहीं मिला। क्या कहते हैं नरेश? हरियाणा की राजनीति में ये एक रियलिटी है जी, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो जिसमें लगातार जो है एक ही परिवार का वर्चस्व बना रहा, उसी परिवार से निकलकर दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी बनाई जी। और कांग्रेस में भी आपने देखा कि इसी परिवारवाद की वजह से शायद जो है उनको एक सेटबैक मिला। हुड्डा साहब जो है जिस तरह से अपने बेटे को एमपी बना के, जो है उनके बेटे भी एमपी हैं, वो भी लगातार 2 बार चीफ मिनिस्टर रहने के बाद में चाह रहे थे कि पुनः जो है उनको मौका मिल जाए। और शायद उनकी इस जिद की वजह से ही, जिद ही कहेंगे क्योंकि जिस तरह से पार्टी में फैक्शनलिज्म था और वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऐसा दिखा जैसा कि रिपोर्ट सब आ रही हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से उसको कहा कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर पार्टी के बारे में सोचे लोग, तो इसका मतलब वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जो है पार्टी के इंटरेस्ट के ऊपर रख रहे थे, यानी अपने को ही आगे करने की कोशिश में। तो इस तरह के उनके ऊपर भी आरोप लगे। लेकिन इसके इतर जैसे बीजेपी आपने कहा कि क्रिटिसाइज करती रही है कांग्रेस को परिवारवाद के लिए। आपने देखा होगा 2 नेताओं का, 2 कैंडिडेट्स के बारे में मैं खास कहूँगा। एक तो श्रुति चौधरी जी, हैं जी। वो दोनों लोग, वो और उनकी माता जी जो है जो किरण चौधरी हैं जी। किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी से आई और श्रुति चौधरी भी पहले कांग्रेस से एमपी रही हैं जी। वो आई और उन्होंने जो है तोशाम सीट से जीती हैं और उनको मंत्री बना दिया गया है। और उनकी माताजी भी राज्यसभा एमपी हैं बीजेपी में। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो परिवार की जो एक श्रृंखला जो है बनी हुई है। और दूसरी नेता जो है पहली बार जीती हैं, जो आरती राव सिंह हैं, अटेली से जीती हैं, अहिरवाल रीजन में ये सीट आती है। वो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, पहली बार चुनाव लड़ी हैं, 45 ईयर्स की हैं, वो यंग लीडर हैं, पहली बार जीती हैं। और उनको ऐसा कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह को प्लेकेट कर उनको खुश करने के लिए जो है उनको पहली बार जीती और उनको मंत्री का पद मिल गए थे। ये आप कह सकते हैं जी, आप कह सकते हैं बिल्कुल। लेकिन सर, एक चीज़ इसमें आपको हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने देखा है कि सत्ता में जो पार्टी लंबे वक्त तक रही, उन्हीं के बच्चे या उन्हीं की पार्टी के लोगों को लगातार अपने बच्चों को या अपने बच्चों को, बेटा बेटी जो भी हैं, उनको आगे बढ़ाने की परंपरा रही है। कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस सत्ता में रही, चाहे राज्यों में रही या केंद्र में ही, तो उनके नेताओं के बच्चों को मौका मिला। अब वही सीन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। बीजेपी की सरकार है, केंद्र में लंबे समय से है और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप लगातार लंबे समय तक सत्ता में रहती हैं। तो अब बीजेपी का जो परिवारवाद है वो धीरे धीरे पिछले 5-10 सालों से आगे आ रहा है। इससे पहले जो हम कांग्रेस में देख रहे थे वही हम रिपीट होते हुए वही तस्वीर हम बीजेपी में देख रहे हैं। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बड़े नेता हैं जिनके परिवार के लोग बीजेपी में भी आप देखेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है या तीसरी पीढ़ी में जो है उनके परिवार के लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं जी। देखिए, राजनीति में मैं इस तरह से कहूँगा कि आप देखेंगे किसी भी प्रोफेशन में, चाहे आप वकालत में देख लीजिए, तो साहब एक पीढ़ी अगर उसको ज़मीन तैयार करती है तो दूसरी पीढ़ी के पास में वो वर्चस्व प्रभाव ट्रांसफ़र होता है। तो कांग्रेस पर निशाना साधने का जो बीजेपी के पास बड़ा हथियार था परिवारवाद, वो तो आप खुद खो चुके हैं। देखिए, उसमें थोड़ा सा अंतर है। मैं कहूँगा जो बीजेपी का जो पार्टी स्ट्रक्चर है जी, वो दूसरे तरह से काम करता है और उसमें शीर्ष की पोजीशन पे आप देखेंगे 2 बार से
आप यूं कहें कि जैसे आप मोदी जी के पहले आप देखेंगे तो शीर्ष पोजीशन पे जो जिस तरह से आडवाणी जी पहुंचे थे, बड़े नेता थे, उसके पहले वाजपेयी जी थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक ही परिवार का आदमी जो है वहाँ पर प्रेसिडेंट भी बन रहा है और सबसे ऊंची पोस्ट को हथिया रहा है। वो बाकी पार्टीज में डिफरेंस है। देखिए जैसे रीजनल पार्टीज हैं, मैं समाजवादी पार्टी की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव थे, उनके लड़के ही उस पार्टी के प्रेसिडेंट हुए। चीफ मिनिस्टर बनना है तो उनके लड़के ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये परिवारवाद की बात है। और रही बात की मैंने जैसा प्रोफेशन की बात कही कि एक परिवार के लोग अगर राजनीति में हैं, उस जाहिर सी बात है उस परिवार का पूरा जो है यूँ कहें कि सिस्टम यानी पूरी मशीनरी जो है इन्वॉल्व है उस प्रोफेशन में। और तो अब राजनीति सेवा से अलग होकर करियर हो गई है, ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। पहले कभी सेवा हुआ करती थी। बिल्कुल सर। एक इसके बाद जो हरियाणा में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि अनिल विज के सपने जो थे वो फिर चूर-चूर हो गए। मुख्यमंत्री पद तो नहीं मिला, चाहत थी मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन डिप्यूटी सीएम भी नहीं बनाया गया, कैबिनेट मंत्री का उन्होंने शपथ ली है। हाँ, ये बात आपकी सही है, जिस तरह से उन्होंने दावे किए थे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी मजबूत स्थिति में आई, 48 एमएलएज उनके ऑलरेडी वो लोग जीत चुके हैं, और जिस तरह से पूरी तरह से मेजॉरिटी में सरकार बन रही है, उसमें सीनियर लीडर्स का इस तरह से क्लेम करना डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन उस पर जिद बनाना, ये खैर उन्होंने समझदारी की बात की कि एक तरह से वो डिटरमिन्ड नहीं हुआ कि मुझे बनना ही है, क्योंकि पार्टी का इंटरनल स्ट्रक्चर दूसरे तरह का है। वहाँ नेता का चुनाव होना ही है, सेंटर से वो पर्यवेक्षक आएंगे ही। और आपने देखा पर्यवेक्षक में इस बार जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उनके साथ में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए थे। तो ऐसी स्थिति में एक तरह से मैसेज भी जाता है कि साहब ऐसा नहीं है कि आप एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेशन की जो है फ्रीडम डेमोक्रेटिक पार्टी में होती है, सभी लोग अपने तरीके से अपनी सीनियरिटी के अनुसार आगे जाना चाहते हैं, लेकिन मैं उसमें कहूँगा कि उनकी सीनियरिटी का सम्मान तो किया गया। आज आपने देखा होगा जिस तरह से मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद उन्हें ही शपथ दिलाई गई, तो एक तरह से उनकी सीनियरिटी का सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री भी डायस पे उनसे बड़ी आत्मीयता से मिले शपथ लेने के बाद में। तो ठीक है, वो सबकी अपनी पर्सनल एम्बिशन होती हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि लगातार जीतने के बाद में 72 ईयर्स के हैं, उसके बाद में उन्हें फिर से कैबिनेट में रखा गया है। तो ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बने, लेकिन सीनियर मोस्ट लीडर होने के नाते मुझे लगता है कि उनको वो सम्मान मिला है फिलहाल। बिल्कुल सर। आप थोड़ी सी बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में लगातार जो चुनावी दंगल है वो जो वहाँ की लड़ाई है वो नज़दीक होते जा रही है महाराष्ट्र में। क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस रहा है, चाहे वो महायुति हो या महाविकास अघाड़ी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी दावा किया है कि उन्हें भी सीट चाहिए। कैसे होगा मैनेज? देखिए, आपने महायुति और महाअघाड़ी की बात कही है, तो महायुति में तो आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले, कल ही शायद, जिस तरह से यूनाइटेड फेस प्रेजेंट किया, आपने देखा होगा कि एकनाथ शिंदे के साथ में जो है देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों साथ में थे, बड़े नेता, मतलब आप कह सकते हैं तीनों उस जगह से उन लोगों ने अपनी पार्टी का जो है गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट पेश की, साहब 2 साल में हम लोगों ने क्या किया है। और वो लोग एक तरह से अपनी जो सफलता है जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड लेके आए कि हमने ये किया है, हमारे इस काम के ऊपर आप फैसला लीजिए। तो यूनाइटेड फेस दिखाने की कोशिश की गई और कॉन्फिडेंस कि साहब हम एक तरह से हैं, हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं, हम एक साथ सामने खड़े हुए हैं और अपने काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ तो चीज़ें उस तरह से कॉम्प्लेक्स होती हुई नहीं दिख रही हैं। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि जो MVA महाविकास अघाड़ी का मामला है, महाविकास अघाड़ी में चूँकि समाजवादी पार्टी को जो है हरियाणा में उनकी डिमांड के अनुसार सीट नहीं मिली थी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था, इंडिया ब्लॉक का एक प्रमुख घटक होने के नाते ही। तो इस बार जब हरियाणा की हार हुई है कांग्रेस की, तो उसके बाद जो है बाकी घटक दल थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं। समाजवादी पार्टी पिछली यानी जो वर्तमान जो असेंबली है महाराष्ट्र की, उसमें उनके 2 MLA जीते हुए हैं। और मैं समाजवादी पार्टी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस की बात बताऊं, 2009 में उनके 4 MLA जीते थे। इस बार 2 MLAs हैं जीते हुए हैं, वो अबू आजमी वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है। आज ही एक स्टेटमेंट आया है कि साहब हम लोग इस बार 12 सीट पर लड़ेंगे। उनका क्लेम भी बन रहा है कि हम लोग 12 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए कांग्रेस और MVA से उन लोगों ने एक तरह से प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। और आप देखेंगे कि कल 18th है, कल 18th 19th को, कल शाम को जो है अखिलेश
यादव की वहाँ पर विजिट भी है, 2 रैली शायद वो एड्रेस करेंगे। मालेगांव में एक धुले है। मालेगांव में एक्चुअली वो सीट जो वो एरिया जो है आप देखेंगे AIMIM डोमिनेटेड है, लेकिन अखिलेश यादव कोशिश ये कर रहे हैं कि उस जगह पे MVA की तरफ से अपने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हों, क्योंकि वो काफ़ी उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ खिसका है, खिसका क्या मतलब उनको एक तरह से एक मुश्त में वोटिंग किया है, तो उससे वो खासे इम्प्रेस्ड हैं। उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी अपनी जो है ज़मीन को आगे बढ़ा सकती है। और उनके अपने भी उन लोगों ने आपने ध्यान दिया होगा कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ा था, भले ही वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, लेकिन महाराष्ट्र में उनके पास ऑलरेडी MLAs हैं। उनको लगता है कि हमारी जो टफ है, हमारी ज़मीन और आगे बढ़ाई जा सकती है, तो इसलिए वो लोग थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं इस समय। बिल्कुल सर, वैसे वहीं हम ओवैसी की बात करें तो ओवैसी तो महाविकास अघाड़ी के साथ आने की ज़्यादा मूड में नहीं दिखते हैं हमेशा, क्योंकि वो हमने देखा था कि इंडिया ब्लॉक के भी हिस्सा नहीं थे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर वहाँ पर चुनाव लड़ती है जहाँ पर ओवैसी की अच्छी खासी सीटें, अच्छी खासी पकड़ है, तो हो सकता है फ़ायदा। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए उसमें जिस तरह से मैं एक रेफरेंस दूंगा आपको कि AIMIM ने अभी कुछ दिन पहले वहाँ के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक लेटर लिखा महाविकास अघाड़ी के घटक दलों को कि साहब महाराष्ट्र में 28 जो है मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं, तो ये लोग एक साथ मिल के लड़े और उनको भी उसमें जो है उस घटक दल का हिस्सा बनाया जाए, ताकि यूनाइटेड तरीके से हम लोग लड़ें और जो कैंडिडेट्स जो मुस्लिम सीटों पे जो स्प्लिट होता है वोट, इसको बचाया जाए और MIM जो है उसमें काफ़ी सीटों पर उनको उसके कैंडिडेट्स को लड़ाया जाए, क्योंकि उनका जो है एक तरह से काफ़ी सीटों पे होल्ड बना हुआ है। और ये जहाँ पर आपने बात कही है कि इन एरियाज में, तो ये लोग आपस का मामला है, अगर उनकी बात को सुनते हैं वो लोग, AIM की बात अगर MVA सुनती है तो शायद उस पर आगे बढ़े। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट जो है उन्होंने एक दूसरी डिमांड कर दी है। उन्होंने कहा कि जो नांदेड़ का बाई इलेक्शन हो रहा है, महाराष्ट्र में एक सीट पे लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, नांदेड़ का बाई इलेक्शन हो रहा है, उस पर जो है AIMM को लड़ा दिया जाए। तो मुझे लगता है अगर इस तरह से क्विड प्रो को अरेंजमेंट, यानी थोड़ा सा आपस में लेन देन के जरिए अगर अरेंजमेंट होता है कि साहब आप असेंबली सीट हम छोड़ रहे हैं, हमको ये MP की सीट दे दी जाए, क्योंकि औरंगाबाद से आपको याद होगा, औरंगाबाद से AIMM का एक सीट पे जो है कंटेस्ट हुआ था, उस पे वो उनके नेता वही जो स्टेट प्रेसिडेंट है हार गए हैं, तो इस बार वो बाई इलेक्शन में लड़ना चाह रहे हैं। तो इस तरह से अगर उनको लड़ाया जाता है तो शायद वो अपनी असेंबली सीट के जो डिमांड है उस पर वो लोग उस तरह से मुखर तरीके से नहीं होंगे। तो आपस में जो अपोजिशन का अलायंस है उसको थोड़ा सा जो है सबके साथ में लचीलेपन के साथ में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इन लोगों ने मिल के लोकसभा में बहुत अच्छा किया था। इंडिया ब्लॉक ने आपने देखा होगा 48 में से जो है 31 सीट्स जीती थी। और चूंकि हरियाणा में जो है असेंबली पोल में जो है इस इंडिया ब्लॉक की एक तरह से हार हुई है, तो वो लोग थोड़ा सा कॉन्शियस होकर आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है वो लोग आपस में बीजेपी को चैलेंज करने के लिए, महायुति को चैलेंज करने के लिए, ताकि क्योंकि महायुति इस समय वहाँ स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, और जब कोई भी पार्टी रूलिंग होती है तो आप जानते हैं उसके पास उस तरह की शक्ति होती है जिसका रिफ्लेक्शन आपने हरियाणा चुनाव में देखा। जी बिल्कुल। तो वहाँ पर सीधी सीधी बात है कि बीजेपी खासतौर पर कांग्रेस जो है हरियाणा में जिस तरीके से हार हुई है उसका सबक जरूर लेगी, और वहाँ पर जो सहयोगी दल हैं उन्हें अच्छा खासा मौका देगी, यही कह सकते हैं। नहीं, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस कहने को है कि इस समय उसके पास में जो है MUU में सबसे ज़्यादा नंबर हैं, 43 सीट्स के आसपास है उनके पास MLAs हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर पवार साहब की पार्टी के पास नंबर है, उसके बाद शिवसेना जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है, तो उन लोगों के पास 10, 12 या 15 सीट्स इस तरह से दोनों के बीच में है। तो कांग्रेस का से तो है, ग्रेटर से तो है, लेकिन जिस तरह से सब लोगों ने मिलके ही बीजेपी लेड अलायंस को हराया था, अगर वो सब लोग मिलके नहीं आगे बढ़ेंगे तो फिर उनके लिए मुश्किल होगी। बिल्कुल। तो देखिए, महाराष्ट्र और हमने हरियाणा की बात की। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाकर एक तरीके से इतिहास रच दिया है। बहुत सारे नए युवा नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में खास तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा पेंच फंस रहा है, क्योंकि महायुति हो या महाविकास अघाड़ी हो, दोनों गठबंधनों में पार्टियां बहुत सारी हैं और सब एक से बढ़कर एक पार्टियां हैं। ऐसे में आप कैसे संतुलन बैठेगा और आपस में इनकी जो लड़ाई है वो कितनी दिलचस्प होती है, ये देखना बाकी है। महाराष्ट्र चुनाव पर लगातार हमारी कवरेज जारी है। रोजाना पोल पंच के जरिए हम आपको
आपको पॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं। आज हमने आपको महाराष्ट्र और हरियाणा के बारे में बताया, कल हम फिर आपको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में डिटेल बताएंगे। देखते रहिए India.com, अब बने रहिए पोल पंच के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।